हमारा आज का टॉपिक है हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक और रासायनिक रूप में। हमारे आसपास परिवर्तन होते रहते हैं, जो वो तो या तो वो फिजिकल होंगे या केमिकल होंगे। वैदिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति के मूल कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें सामान्यतः इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। केवल ईश्वर ही इन अणुओं का प्रयोग करके सृष्टि का निर्माण कर सकता है। इस सृष्टि के निर्माण के बारे में और जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें और डिटेल में दिया हुआ है। आगे देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, आधे घंटे पूर्व मैंने यहाँ बर्फ का एक टुकड़ा रखा था जो अब क्या जल बन गया है। अगर बर्फ के टुकड़े को फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे तो वह थोड़े टाइम बाद क्या वापस जल में परिवर्तित हो जाएगा, और ये सामान्य प्रक्रिया है। यह किस प्रकार का चेंजेस होगा? यह फिजिकल चेंजेस है। हमारे सराउंडिंग में कंटिन्यू किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, उसके आकार, कलर या उसकी प्रकृति में चेंज हो जाएगा, अवस्था में चेंज हो जाएगा। और कुछ परिवर्तन होते हैं जो होते हैं केमिकल, मतलब उसका रासायनिक रूप परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार कई परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कई परिवर्तन कभी कभी अनुपयोगी होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होते है। हम देखेंगे, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने कल इस गुलाब के पौधे पर जो कली देखी थी वह आज क्या बन गई है? एक फूल बन गई है। यह भी एक परिवर्तन है जो अपने आप हुआ था। फ्रिज की बोतल में, अगर फ्रिज में की बोतल में जो पानी भरा हुआ है वो बोतल को हम फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे तो हम क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद कि वह पानी सामान्य हो जाता है। अब वह पानी ठंडा नहीं होता है। आज केला सामान्य अवस्था में, लेकिन अगले दिन हम देखेंगे तो वो ज्यादा पक जाएगा, वह खराब हो जाएगा, उसमें से कुछ दुर्गंध भी आने लग जाएगी। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं सामान्य परिवर्तनों के, जैसे कि बर्फ का पिघलना, सब्जियों का कटना, यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। सब्जियों का कटना भी भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, जिसमें जल अवस्था से वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। मक्का से पॉपकॉर्न बनना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। कागज का टुकड़ों में कटना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन होगा। चुकंदर के रस का जल में मिलना, यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी का जलना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? किसी पदार्थ या वस्तु के आकार, आकृति, गंध, रंग या इनके अन्य गुणों में परिवर्तन। परिवर्तन क्या होगा? किसी पदार्थ या वस्तु का या तो उसका आकार बदल जाएगा, या उसकी अवस्था बदल जाएगी, उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा, उसके गंध में परिवर्तन आ जाएगा, या किसी अन्य प्रकार के गुणों में भी परिवर्तन हो सकता है। हम अपने आसपास की चीजों में बहुत सारे परिवर्तनों को देखते हैं। परिवर्तन को हम दृष्टि से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध कर सकते हैं, स्वाद जैसी संवेदनाओं की सहायता से हम अनुभव कर सकते हैं। किसको? परिवर्तनों को। जनरली घर में होता है कि आलू की सब्जी बाहर रखी हुई है, वो अगर गर्मी के दिनों में सुबह से शाम तक बाहर ही रखी हुई है, हमने उसे फ्रिज में नहीं डाला है, ठंडे पानी में नहीं रखा है, तो हम उसे क्या करेंगे? वो सही अवस्था में है या नहीं यह देखने के लिए हम क्या करते हैं? उसको स्मेल करते हैं, तो उसमें से एक अलग टाइप की स्मेल आने लगती है जो हमें दुर्गंध से फील होती है। तो यह उस आलू में परिवर्तन हो गया है जो अब उसे खाने योग्य नहीं बचाता है। तो हमने गंध के द्वारा या फिर उससे स्वाद करके भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या आलू में परिवर्तन हो गया है
आगे देखेंगे, किसी पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है परंतु मूल रूप समान रहता है। ठीक है, जब क्या होगा, किसी पदार्थ का स्वरूप चेंज हो जाएगा लेकिन जो उसका मूल रूप है वो समान रहेगा, तो ऐसे परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। जैसे कि कुछ उदाहरण हम देखते हैं, अगर हमने कुछ एक कागज का पूरा पेज लिया, हमने पेज लिया और उससे हमने कुछ छोटे छोटे अलग डिजाइन्स बना दिए, जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम जब इन्हें वापस से इसका फोल्ड खोलेंगे तो वापस कागज बन ही जाएगा, तो उसका मूल रूप जो है वह तो सेम रहा, बस आकार में चेंज आ गया है। अगला उदाहरण क्या होगा, अगर हम एक गुब्बारा लेते हैं, उसे हमने थोड़ा फुलाया और छोड़ दिया वापस से, तब भी वह वापस मूल रूप में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसी गुब्बारे को हमने फुलाया, उसमें से गैस बाहर नहीं निकलने दी और उसमें पिन से छेद कर दिए, तो भी वह गुब्बारा वापस अपने पहले वाले रूप में नहीं आएगा, अब उसमें परिवर्तन आ गया है। यह कुछ भौतिक परिवर्तन के सामान्य उदाहरण है। जैसे चौक के टुकड़ों को ले लिया, चौक ले ली, ठीक है, एक चौक हुई और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया या उसे पीस दिया, तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन होगा। उस चौक का छोटे टुकड़ों में पाउडर में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों का मूल रूप समान है लेकिन अब इनके आकार में परिवर्तन हो गया है। इन सभी उदाहरणों के दौरान हमने क्या देखी कि सामग्रियां जैसे कागज, गुब्बारे या चौक अपने मूल रूप में रहते हैं। उनका स्वरूप जैसे कि उनका माप अथवा उनकी आकृति ही परिवर्तित होती है। ठीक है, उनका केवल स्वरूप चेंज होगा, उनकी आकृति परिवर्तित होगी। जैसे कि जल विभिन्न अवस्थाओं में रहता है, ठीक है, द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था, ठोस अवस्था, लेकिन जब ये आपस में इनकी अवस्थाएं चेंज होती है, जल से बर्फ बना, बर्फ से जल बना, जल से वाष्प बनी, वाष्प से जल बनी, तो यह जो परिवर्तन हो रहा है ये किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। यहाँ वही दिया हुआ है कि इन सभी उदाहरणों में हम वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं, स्वरूप में, परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, अमाप और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो, उसे क्या बोला जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा समझाया कि भौतिक परिवर्तन क्या क्या होंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, एक प्रयोग दिया हुआ है जिसके द्वारा आगे पढ़ेंगे हम। इसमें क्या दिया हुआ है, जब पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा वह अपने मूल रूप में नहीं रहता है। अभी हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था, जब पदार्थ का में परिवर्तन हुआ लेकिन उसका मूल रूप वही रहा, तो किस प्रकार का परिवर्तन था? वह था भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ उसका मूल रूप भी परिवर्तित हो जाता है, अब वह उसके मूल रूप में नहीं रहेगा, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा? यह परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक या केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया गया है जहाँ पे हम पदार्थ के परिवर्तन के साथ साथ पदार्थ के मूल रूप में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। 2 ग्लास लिए, क और ख, दोनों कांच के ग्लास में से क कांच के ग्लास में हमने क्या भरा? जल भर दिया है, जल। और दूसरे कांच के ग्लास में हमने क्या भरा है? चूने का पानी। अब हम क्या, एक स्ट्रॉ की सहायता से इसमें हवा डालेंगे अंदर अपने मुंह से, स्ट्रॉ की सहायता से। सावधानी रखिए कि यह पानी हमारे मुंह में
न जाए। स्ट्रॉ की सहायता से हम इसमें फूंक डालते हैं तो हम जल में क्या देखते हैं कि वायु के बुलबुले बन रहे हैं। ठीक है, बुलबुले बन रहे हैं पर और कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। वहीं हम चूने के पानी में क्या देखेंगे, जैसे ही हम उसमें हवा डालते हैं स्ट्रॉ के द्वारा मुंह से, तो क्या देखते हैं, बुलबुले तो बन रहे हैं पर साथ साथ एक सफेद पानी दूधिया हो जा रहा है। ये जो चूने का पानी था अब ये कैसे हो गया है, ये दूधिया रंग का पानी हो गया है। और अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही रखा हुआ स्टेबल, तो देखेंगे यहाँ नीचे एक सफेद कलर का पदार्थ जमा हो जाएगा इस जगह पे। अब क्या हुआ, किसी नए पदार्थ के निर्माण को दर्शा रहा है ये। यहाँ पे जो सफेद कलर का पदार्थ बन गया है वह एक नए पदार्थ के निर्माण को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। इस परिस्थिति में ग्लास में वायु फूंकने पर उसमें उपस्थित क्या, हमने हमने स्ट्रॉ से फूंक मारी तो क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हमें पता है हम CO2 निकालते हैं बाहर, एक्सहेल करते हैं CO2 को, तो CO2 जा रही है स्ट्रॉ के द्वारा पानी में, क्या जा रही है, CO2 जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करती है और एक नया श्वेत अघुलनशील पदार्थ बन जाता है जिसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूने के पानी में हमने स्ट्रॉ की सहायता से फूंक के द्वारा हवा छोड़ी है, जो कि क्या है, हवा क्या है, हवा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह हवा चूने के पानी में मिल गई और मिल के इसने यहाँ पे एक सफेद कलर का, व्हाइट कलर का नया पदार्थ बना दिया है जिसका, जो कि अघुलनशील है, वह यहाँ तली में जम जाएगा। उस पदार्थ, वो पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मूल प्रकृति थी उसकी, यहाँ पे क्या था, चूने का पानी, लेकिन अब ये क्या बन गया है, एक नया पदार्थ बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, मूल रूप परिवर्तित हो गया है। इस अभिक्रिया में थोड़ा जल भी साथ में बनता है। इस प्रकार से नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप से रासायनिक समीकरण के द्वारा बताया जाता है। ये जो नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, ये जो परिवर्तन हुए हैं इसे पूरे एक फॉर्म में लिखा हुआ है, एक प्रकार से, निश्चित प्रकार से लिखा गया है, तो यह क्या कहलाता है, समीकरण। क्या चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये किस प्रकार का समीकरण है, ये है रासायनिक समीकरण। ये जो पूरा यहाँ लिखा हुआ है इसे बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। अब इसमें क्या हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में फूंक के द्वारा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाली है, तो क्या नया पदार्थ बन गया, हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, और थोड़ी मात्रा में जल भी बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा फॉर्म है, अघुलनशील पदार्थ होता है, इसलिए वो तली में बैठ गया है। अब एक क्रॉस चेक करने के लिए भी उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि चूने के पानी के दूधिया होने की अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है कि हम जो गैस, हमारे पास जो गैस है, क्या इसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, यह पता लगाने के लिए भी चूने के पानी के साथ एक अभिक्रिया की जाती है। ठीक है, ये डायग्राम है, लैब में करेंगे हम तो टेस्ट ट्यूब का यूज कर लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, और घर पे भी कर सकते हैं इसको। 2 बॉटल ले ली इस तरह से, नॉर्मल पानी की बॉटल। अब इस पानी में हमने क्या डाला है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है सिरका, है विनेगर। इसके अंदर हमने डाला है सिरका जिसको बोला जाता है विनेगर। एक स्ट्रॉ लगा दी गई है इस तरह से, जो गैस को, यहाँ जो गैस बनेगी
उसको यहाँ से दूसरी परख नली में ले जाए। यहाँ पे भी वही किया गया है, एक स्ट्रॉ लगा दी गई है, दूसरी स्ट्रॉ पानी से टच होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे सिरका, एक टेस्ट ट्यूब में सिरका भर लेते हैं। अब इसमें क्या डालते हैं हम, बेकिंग सोडा डालेंगे थोड़ा सा, एक चुटकी बेकिंग सोडा डाला जाएगा। फिर कुछ गैस निकलेगी। यहाँ पे हमने विनेगर भरा हुआ है। अब इस विनेगर में हमने क्या डाला है, बेकिंग सोडा डाला है। तो जैसे ही इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो एक एक गैस बनने लग जाती है। तो अब यह गैस इस स्ट्रॉ या पाइप के थ्रू इस परख नली में आएगी, और इस परख नली में पहले से हमने किसका जल भरा हुआ है, चूने के पानी का। अगर ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है इस गैस के द्वारा, तो इससे क्या कंफर्म होता है कि यह जो गैस आई है, जो यहाँ पे गैस निर्मित हुई है, वो कौन सी गैस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम टू सेम इसमें भी होगा। जो ये प्रक्रिया यहाँ है वो हम इस घर पे हम ये सामान्य बोतलों के द्वारा भी कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका क्या नाम होता है, ये जो पूरा लिखा हुआ है एक फॉर्मूला जैसा है, ये होता है, हमने पढ़ा अभी, रासायनिक समीकरण। इसमें क्या हुआ है, टेस्ट ट्यूब में एक में सिरका लिया, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जो चूने के पानी के साथ आके जिसने क्रिया करी। रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करते कुछ अन्य प्रतिक्रियाएं। सबसे पहला है जंग लगना। हमने देखा होगा कि घर पे हमारे यहाँ लोहे का जो सामान होता है, जो बेसिकली सामान्यतः क्या होता है, पेंट करा हुआ नहीं होता। जैसे लोहे की कीले हो गई, लोहे के एंगल हो गए, या कोई लोहे का दरवाजा या बाल्टी भी जिसपे पेंट नहीं लगा हुआ हो, ऐसा लोहे का सामान लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग का निक्षेप बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जंग कहा जाता है। इस प्रकार जंग लगना भी एक क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ दिया हुआ है जंग लगी हुई लोहे की कीलें, हम सब ने देखी है घरों में। ये बहुत सामान्य उदाहरण है। ये जो भूरे रंग का निक्षेप हमें दिख रहा है लोहे की कीलों के ऊपर, यह रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन इसमें क्या होगा, एक नया पदार्थ कीलों के ऊपर बन जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन की अभिक्रिया हो जाती है वातावरण में उपस्थित नमी के साथ, और क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, जिससे कि लोहे की कीलों में जंग लग जाएगी। किस प्रकार का परिवर्तन होगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है दहन। दूसरा उदाहरण, अभी हमने क्या देखा, जंग लगना। अगला उदाहरण है दहन। इसमें क्या किया हुआ है कि एक ये मैग्नीशियम की रिबन को जलाया गया है। ठीक है, इसमें दिखा रहे हैं कि मैग्नीशियम की रिबन को जलाया गया है। तो यह परिवर्तन कैसा होगा, यह परिवर्तन भी होगा रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन जलकर क्या बना लेगी, यह बना लेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। तो मैग्नीशियम का रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। अब हमने मैग्नीशियम की एक रिबन ली, उसको किसी फ्लेम पे रखा और उसको जला रहे हैं, वो जलना स्टार्ट कर देगी, तो वहां पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, एक नया पदार्थ बन गया। तो ये भी किस किस प्रकार की प्रक्रिया या परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसमें नए पदार्थ के निर्माण के साथ क्या क्या होगा, ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, गर्म होगा ऊष्मा, और ये लाइट जलती हुई दिख रही है तो प्रकाश भी उत्पन्न हुए हैं। इसकी भी प्रक्रिया दी हुई है नीचे, जिसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। मैग्नीशियम को जब हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ, वो जला तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट रंग का चूर्ण होगा, और साथ साथ क्या बनेगा, इसमें ऊष्मा और लाइट, गर्म रहेगा वहां पर और बनेगा
प्रकाश वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा को उत्पन्न करे और प्रकाश को उत्पन्न करे, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है दहन, जो कि यहाँ पे अभी हमने देखा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला तो एक नया पदार्थ के साथ साथ क्या बना? ऊष्मा और प्रकाश बने। तो यह प्रक्रिया दहन या किसी का जलना कहलाता है। ये जिन पदार्थों का दहन होता है वे कैसे पदार्थ कहलाते हैं? दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं दहनशील पदार्थ? जो सब जल जाएं, सिंपल लैंग्वेज में जो जल जाएं वो सब दहनशील पदार्थ होंगे। उनकी क्वालिटी होती है ऐसा होने के लिए। क्या एग्जाम्पल होंगे? लकड़ी, कागज, कपड़ा, रुई, ठीक है, मिट्टी का तेल, ये सभी दहनशील पदार्थ हैं। अब हमने इस समीकरण में देखा कि यहाँ पे इसको मैग्नीशियम को जलने के लिए किसकी आवश्यकता हुई या किसकी सहायता लगी? ऑक्सीजन की। तो क्या किसी भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन से क्यों? वहां पे नाइट्रोजन से जल जाता है ना, पर वह ऑक्सीजन से ही जलेगा। क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है? हाँ, दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। हाँ, आवश्यक होती है। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक कैंडल जलाई जिसे पेट्री डिश में रखा, एक कैंडल जलाई इसे भी पेट्री डिश में रखा पर इसे एक फ्लास्क से कवर कर दिया। अब ऐसे फ्लास्क से कवर कर दिया है जिससे कि इसके अंदर वायु नहीं जा रही है। हम थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे कि ये वाली कैंडल तो जल रही है जिसे हमने फ्लास्क से कवर नहीं किया था, लेकिन इस वाली कैंडल ने जलना बंद कर दिया है। तो क्योंकि यहाँ पे इसे अब वायु मिलना बंद हो गई है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई है, इसलिए इसने अब यहाँ पर दहन रोक दिया है। साथ ही साथ क्या होगा? ये जला तो यहाँ पे CO2 बन जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे CO2 और दूधिया पानी का हम कैसे वो कर सकते हैं? चूने के पानी का प्रयोग जो हमने आगे किया है यहाँ पे फिर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दहन हुआ, फ्लास्क में कवर है, तो अब यहाँ पे O2 खत्म हो गई लेकिन CO2 प्रेजेंट है। तो अब कैसे कंफर्म करें कि CO2 प्रेजेंट है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पेट्री डिश में ही फ्लास्क हटाएंगे, और पेट्री डिश में फ्लास्क हटाने की भी जरूरत नहीं है। पेट्री डिश में हमने क्या डाल दिया? यहाँ पे दूधिया पानी डाल दिया, चूने का पानी डाल दिया, सॉरी, चूने का पानी डाला। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, तो अब यह दूधिया हो गया है पूरा। यहाँ पे क्या बन गया है? यहाँ पे बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक परिवर्तन, जो कि चूने के पानी में CO2 के मिलने से बनता है। मतलब अतः यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है, तभी यहाँ पे चूने का पानी डाला तो वो दूधिया हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। एक जनरल अवेयरनेस की बात यहाँ पे बताई गई है कि यदि किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो आग बुझाने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? व्यक्ति के चारों ओर एक कंबल या कोई वस्त्र लपेट दीजिए। इससे क्या होगा कि वायु की आपूर्ति बंद हो जाएगी। ठीक है, मोटा कंबल या कोई वस्त्र ऐसा लपेट दे कि हम उससे वायु का कांटेक्ट रोक दें, तो आग बुझ जाती है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि वह जो कंबल या कपड़ा हम यूज कर रहे हैं वो संश्लेषित रेशों का ना बना हो, सिंथेटिक रेशों का ना बना हुआ। क्योंकि क्या होते हैं ये सिंथेटिक वस्त्र, अगर हम आग लगी हुई है और सिंथेटिक वस्त्र से ढक देंगे तो वो सिंथेटिक वस्त्र भी साथ में स्किन पे ही चिपक जाएंगे। किसी वस्त्र का उपयोग आग बुझाने के लिए कदापि नहीं करना चाहिए संश्लेषित रेशों का, क्योंकि ये पिघल सकते हैं और त्वचा से चिपक सकते हैं, ये भी जल जाएंगे बेसिकली वहीं के वहीं साथ में, और डेंजरस सिचुएशन बना देंगे। तो हमें कॉटन से बने हुए वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अगला दिया हुआ है, क्या वायु की उपस्थिति दहन के लिए अनिवार्य है? हमने ऊपर सीखा कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन आवश्यक होती है। हमने ये देखा अभी कि हमको कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो दहनशील हो, जैसे कि कागज, लकड़ी, कपड़ा, रुई या मिट्टी का तेल, और साथ में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ये तभी जलेगा। तो हम एक उदाहरण के तौर पे एक
कागज को लेते हैं जो कि क्या है, एक दहनशील पदार्थ है। तो अब इसे वायु में कितनी देर रखा जाए तो ये जल जाएगा? क्या कागज के टुकड़े को हम यहाँ, पूरे कमरे में वायु है, कागज के टुकड़े को यहाँ रख देंगे तो ये क्या है, जलने लगेगा? नहीं, नहीं जलता है। ऐसा हो जाता तो चीजों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। कागज का टुकड़ा नहीं जलता है। अब ये क्यों नहीं जलता है, हम इस बारे में पढ़ते हैं। अगर कागज के टुकड़े के पास में हम जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे तो वह जलने लगेगा। ठीक है। एक कागज के टुकड़े को अगर हम सूर्य की किरणों को आवर्धक लेंस की सहायता से कागज पर केंद्रित करें और छोटा और चमकीला बिंदु बनाएंगे तो, और कुछ समय के लिए वहीं रखा रहने देंगे, तब हम क्या देखेंगे कि थोड़े समय के बाद उस बिंदु पे से धुआं निकलने लग जाएगा और वह जलने लग जाता है। अब दो दो टाइप के केस बने। एक तो हम कागज के पास माचिस की तीली ले गए, फर्स्ट केस में जैसे ही माचिस की तीली ले गए वैसे ही वो तुरंत जलना चालू करेगा। अब दूसरा केस क्या है कि कागज का टुकड़ा लिया और एक आवर्धक लेंस लिया, सूर्य की किरणों को कागज के टुकड़े पे आवर्धक लेंस की सहायता से इस प्रकार सेट करेंगे कि उस कागज के टुकड़े पे एक छोटा और चमकीला बिंदु बन जाए। अब इसको थोड़ी देर इसी स्थिति में रखना है, हिलाना नहीं है हमको इधर उधर, बिंदु केंद्रित रहना चाहिए थोड़ी देर। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि उस बिंदु वाली जगह पे से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वह जलने लगता है। इस तरह से फोकस करेंगे। ठीक है, आवर्धक, ये पेपर का टुकड़ा लिया, सनलाइट की साइड से फोकस किया, ये आवर्धक लेंस है, इस तरह से बिंदु बनना चाहिए एक पेपर पे और इसी जगह से यह जलना शुरू होगा। ये जलने लगा, थोड़ी देर के बाद जलना शुरू कर दिया यहां से उसने। अब ऐसा क्यों हुआ? दोनों अलग अलग प्रकार के हमारे पास उदाहरण है। किसी पदार्थ का आग के बिना भी दहन हो सकता है। कागज पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करने से यह क्या हो जाता है, यह गर्म हो जाता है और समय के साथ कागज का तापमान बढ़ने लगता है। कुछ समय के पश्चात कागज का तापमान इतना गर्म हो जाता है कि वह जलने लगता है। ऐसा तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ ले, उस तापमान को क्या बोलते हैं, उस तापमान को बोलते हैं प्रज्वलन तापमान। ठीक है। अब यहाँ हमने डायरेक्ट आग नहीं दिखाई है इस वाले सीन में। क्या किया है इस प्रयोग में, हमने कागज पे माचिस की तीली या किसी और अन्य आग के द्वारा इसको जलाया नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, सूर्य की किरणों को केंद्रित करके इस कागज को गर्म करने लगे। तो हमको पता है सूर्य गर्म कर की किरणें गर्म करती है। धीरे धीरे क्या हुआ, कागज का तापमान बढ़ा और एक समय आया कि उसका तापमान इतना हो गया कि वह जलने लग जाता है। वह तापमान जिस पे वह जलने लग जाएगा वह उस कागज के लिए क्या कहलाएगा, प्रज्वलन तापमान कहलाएगा। प्रज्वलन तापमान, क्योंकि जलती हुई माचिस की तीली का तापमान कागज के प्रज्वलन तापमान से अधिक ही है। ऑब्वियस है, तभी वो तुरंत जलने लगेगा। माचिस की तीली जली हुई है, उसका जो प्रज्वलन तापमान है वह उस पर पहुंच चुकी है और वो जलने लग गई है और वो गर्म है, तो उसका तापमान कागज के प्रज्वलन तापमान से ज्यादा है। जैसे ही उसको कांटेक्ट में ले जाएंगे कागज के तीली को, वैसे ही वो जलने लग जाएगा, तो वह तत्काल आग पकड़ लेता है। अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक दहनशील पदार्थ जलने के लिए, दहन के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, कि एक दहनशील पदार्थ चाहिए होगा हमें, ऑक्सीजन भी चाहिए होगी हमें और ऊष्मा भी चाहिए होगी। ऊष्मा से क्या करेंगे हम, वह ज्वलनशील पदार्थ को प्रज्वलन तापमान तक पहुंचाएगी जिससे वह जलने लगे। क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक ही प्रक्रिया में हो सकते हैं? हाँ, एक ही प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। इसका हम सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, मोमबत्ती का जलना। हमने देखा होगा कि जब एक मोमबत्ती जलती है, जब एक मोमबत्ती जलती है तो उसमें क्या होता है, उस प्रोसीजर के अंदर मोम पिघल रहा है,
और पिघल के क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है। ठीक है, तो मोम पिघल के वाष्प बन रहा है, जो कि एक रासायनिक क्रिया हो जाएगी। उस वाष्प का लो के द्वारा जलना रासायनिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन मोम कठोर फॉर्म में है, ठोस है, और वो पिघले हुए फॉर्म में आ रहा है, तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी भौतिक प्रक्रिया। तो मोमबत्ती के जलने में एक साथ भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। मोमबत्ती का मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है और लौ की ऊष्मा के कारण यह वाष्पित हो जाता है। मोम की वाष्प जलकर मोमबत्ती की लौ उत्पन्न करती है। मोम का पिघलना, जमना और वाष्पीकृत होना, ये सब क्या हुआ? भौतिक हुआ। लेकिन ये जो वाष्प बन के लौ में जल रहा है और लाइट उत्पन्न हो रही है, वही वाष्प का जलना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो हम बोल सकते हैं कि एक ही परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, जिसका उदाहरण क्या है? मोमबत्ती का जलना। क्या परिवर्तन स्थायी होते हैं? हाँ, कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं, पर कुछ परिवर्तन स्थायी नहीं होते हैं। दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी परिवर्तनों को बोला जाता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, और जो स्थायी नहीं होते हैं उन्हें बोला जाता है उत्क्रमणीय। जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाता है और हम उसे वापस पुनः उसी रूप में प्राप्त कर सकें, तो वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। कुछ उदाहरण दिए परिवर्तनों के, तो उसमें देखेंगे क्या यह उत्क्रमणीय है या नहीं। क्या पदार्थ को मूल स्थिति में पुनः पाया जा सकता है? मूल स्थिति में पुनः पाना मतलब कि उत्क्रमणीय। बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, बर्फ के टुकड़े पिघल गए, उनमें परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। और क्या ये इन्हें मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है। बर्फ से जल बन गई, बर्फ से जल बन गई, और अब जल को वापस फ्रिज में रख दो, फिर से बर्फ बन जाएगी। ठीक है, बर्फ इसका मूल रूप था, वापस से ये मूल रूप में बर्फ में आ जाएगा। तो यह कैसे प्रकार का परिवर्तन हो गया? मूल स्थिति में भी आ गया और उत्क्रमणीय हो गया। सब्जी काटना, भौतिक परिवर्तन। सब्जी को अब हमने कट कर दी है, तो क्या उसे वापस जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। वापस मूल रूप में आ सकती? नहीं आ सकती। तो ये उत्क्रमण क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय। जल का उबलना, हाँ, यह भी एक उत्क्रमणीय है, क्योंकि इसमें भी पदार्थ को पुनः मूल स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे पानी से वाष्प का बनना। ठीक है, अब इस वाष्प को हमने कहीं वाष्प को हमने फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया है, तो ये वापस क्या बन जाएगी? वापस यह पानी बन जाएगी। मक्का से पॉपकॉर्न बनना, यह इसे वापस पॉपकॉर्न से मक्का बनाई जा सकती है क्या? नहीं बनाई जा सकती। तो इसमें भी ये मूल स्थिति में पुनः नहीं आएगा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? यह भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। जिस वस्तु या पदार्थ से हमने क्रियाकलाप आरंभ किया हो, उसका पुनः उसके मूल स्वरूप में आना, यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? हमने पढ़ा अभी उत्क्रमित परिवर्तन। जैसे कि बर्फ पिघल जाती है तो पुनः बर्फ में परिवर्तित हो सकती है। जब जल वाष्पित हो जाता है, तो इस वाष्प को संघनित करके हम फिर से क्या बना सकते हैं? जल में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कि हम उस पदार्थ को पुनः मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सब्जियों का हमने पढ़ा अभी, सब्जियों का काटना, मक्का से पॉपकॉर्न बनना,
इस प्रकार के परिवर्तनों को हमने क्या बोला है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब परिवर्तन के साथ एक क्वेश्चन आया है कि क्या सभी पदार्थ वांछनीय है? क्या सभी परिवर्तन वांछनीय है? क्या हमको ये सभी परिवर्तन जरूरी है या हमें ये सभी परिवर्तन चाहिए है? हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है? बहुत सारे परिवर्तन उपयोगी होंगे। उदाहरण के लिए दूध का दही बनना, फलों का पकना, फलों को काटना, भोजन पकाना, ये सभी कैसे परिवर्तन होंगे? वांछनीय, जो उपयोगी हैं और जिनकी हमें जरूरत है। लेकिन कुछ परिवर्तन अवांछनीय भी होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जिससे हमें नुकसान भी होता है। वह एक उदाहरण है उसमें लोहे में जंग लगना। ठीक है, या भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ का क्षय होना, यह भी एक अवांछनीय परिवर्तन है। कभी कभी क्या होते हैं, एक अवांछनीय परिवर्तन कुछ अन्य परिस्थितियों में वांछनीय परिवर्तन में भी चेंज हो जाते हैं। जैसे भोजन का अपघटन, जो भोजन तो खराब हो गया लेकिन अब वो अपघटित होके क्या बन सकता है? वो खाद बन सकता है, जो हमारे पौधों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो यह अवांछनीय परिवर्तन होते हुए भी अंत में वांछनीय परिवर्तन बन जाएगा। आगे है, परिवर्तन में दिया हुआ है वातावरण के परिवर्तनों में जो बड़े स्केल पे होता है और पर वो धीरे धीरे होता है। सबसे पहला दिया हुआ है चट्टानों का अपक्षय। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहाड़ों के धरातल पर रेत, मृदा और पत्थरों के ढेर देख होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें तलछट कहा जाता है। जो पहाड़ होते हैं उनके जो नीचे का हिस्सा है वहां पे हम छोटे छोटे से मिट्टी के, रेत के या पत्थरों के ढेर लगे पड़े हुए होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें तलछट कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं? ये उन भौतिक परिवर्तनों के द्वारा बनते हैं जो बड़ी चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं। ठीक है, किस कारण से होते हैं? ये जलवायु, वातावरण, जो आसपास उसका वातावरण है उसमें परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। तापमान के कारण हो सकते हैं, बारिश के कारण हो सकते हैं, या पेड़ों के कारण हो सकते हैं। कैसे परिवर्तन हो सकते हैं? तापमान में परिवर्तन, पेड़ों की बढ़ती जड़ें उनको तोड़ सकती है। चट्टानों में पड़ने वाली जो दरारें, उसमें जल अंदर चला जाएगा तो तोड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट सकती है। जल और जल में उपस्थित रसायन भी चट्टानों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और उनकी संरचना में रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। कोई कहीं कहीं बार हमने पहाड़ों पे या चट्टानों पे देखा होगा कि ऊपर का कई पोर्शन उसका ब्राउन ब्लैक रहेगा और कोई पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? ये रेड कलर का दिखेगा हमको माउंटेन पे। तो उसका कारण क्या होता है कि यहाँ पे जल में कोई केमिकल उपस्थित हो या जल के साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट मिट्टी अभिक्रिया करती है और रंग में परिवर्तित कर लेती है। बेसिकली यहाँ पे कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। मूल रूप से काले रंग की एक चट्टान जिसे बेसाल्ट कहते हैं, जिसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर एक लाल रंग की परत उत्पन्न करती है। यह लाल किस कारण होता है? ये जो आयरन इसमें पाया जा रहा है, लोहा, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। जो चट्टानों के लंबे समय तक जल अथवा जल वाष्प युक्त वायु के संपर्क में आने का परिणाम होता है। चट्टानों में होने वाले इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? अपक्षय कहा जाता है। जो हमने शुरू किया था पढ़ना कि चट्टानों का अपक्षय, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। यह क्रमिक और स्लो परिवर्तन होता है, यह बहुत धीमे होता है। और इस प्रक्रिया से अंत में क्या बनेगा? इस प्रक्रिया से सबसे अंत में बनेगा मृदा। चट्टानें टूट के, क्रिया करके अंत में क्या बनाएगी? मृदा बनाएगी। जैसे कि ये एक चट्टान है और यहाँ पे हमको दिख रहा है लाल रंग का, लाल रंग हमें दिख रहा है, लाल रंग की यहाँ पे चट्टान हो गई है।
क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लिया है, फेरिक ऑक्साइड बना लिया है। अगला है अपर्दन। अपर्दन भी एक परिवर्तन का प्रकार है। यह भी स्लो टाइप का है, धीमे होता है, लगातार प्रकृति में होता रहता है। नदी के तल पर अथवा झीलों में महीने रेत को एकत्रित होते हुए हमने देखा है। देखा ना, नदी के किनारे रेत रेत इकट्ठी होती जाती है। यह रेत कैसे बनती है? क्या होता है, जब चट्टान, मृदा, कंकड़ और तलछट टूटकर वायु और बहते जल जैसे प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, चट्टान ले लें या हम नदियों के किनारे का उदाहरण लेते हैं। नदियों के किनारे जब बारिश का समय होता है और तेज बारिश के साथ वहाँ बारिश होती है और नदी बहुत तेज किनारों से बहती है, तो जो साइड का किनारे रहते हैं, यहाँ पे मिट्टी जो होती है वह नदियों के साथ बह के आगे वहां से बढ़ जाती है, वहां से हट जाती है, तो इसे बोला जाता है अपर्दन। भूस्खलन के दौरान होने वाला अपर्दन किस प्रकार का होता है? यह भौतिक प्रकार का होता है। नदी में स्थित चट्टानें और कंकड़ प्रायः बहते जल से लगातार होने वाले कटाव के कारण हमें चिकने दिखाई देने लगते हैं। नदी में से पत्थर उठा के देखेंगे, जो उसके अंदर जितना चिकना गोल पत्थर होगा वह उतना ही पुराना उस नदी में यात्रा करा हुआ होता है, क्योंकि वह कटाव और रगड़ के कारण चिकना होता जाता है। अपर्दन के द्वारा ले जाए गए पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि झीलों एवं महासागरों में होता है। ये तलछट समय के साथ कठोर हो जाते हैं और इनमें नई चट्टानें बन जाती हैं। इनमें से अधिकतर परिवर्तन को कितना टाइम लगता है? हजारों वर्ष लग जाते हैं और ये कभी भी उत्क्रमित नहीं होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपर्दन के द्वारा जो पदार्थ लाए जाते हैं वह उसके बेस में जमते जाएंगे, नदी या महासागर के, फिर वहां पे वो कठोर होते जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे? चट्टानों का। ये प्रक्रिया को होने में बहुत वर्ष लगते हैं। यहाँ पे संक्षेप दिया हुआ है। जब किसी पदार्थ या वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। जिन परिवर्तनों में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने, उन्हें क्या बोला जाता है? रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। और इन रासायनिक परिवर्तनों को या अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा। दहन, खाना पकना, जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण है। पदार्थ जिनका दहन किया जाता है वे दहनशील पदार्थ होते हैं। दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और दहन के समय पे ऊष्मा और प्रकाश भी उत्सर्जित होता है। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे वह उसका क्या कहलाता है? प्रज्वलन तापमान कहलाता है। कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, जल से वाष्प बनना, वाष्प से जल बनना। और कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे सब्जियों का कटना या फलों का पकना, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होंगे। कुछ परिवर्तन वांछनीय होते हैं और कुछ परिवर्तन वांछनीय नहीं होते हैं। वांछनीय परिवर्तन हमारा भोजन बनना, फलों का पकना, ये सब वांछनीय परिवर्तन होंगे। और लोहे की कीलों में जंग लगना अवांछनीय परिवर्तन होंगे। विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है, जिससे कि क्या बनेगी? मृदा बनती है। चट्टानों के अपक्षय से मृदा बनती है। बहते जल और वायु के कारण होने वाला अपर्दन क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। यह एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं? पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। जब अवस्था परिवर्तित नहीं होगी तो परिवर्तन हुआ कैसे? भिन्न गुणों वाला एक पदार्थ बनता है।
कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला दिया है पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक नहीं हो सकता। ठीक है। अब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन के लिए है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक नया पदार्थ बनेगा। भिन्न गुणों वाला एक पदार्थ बनता है, कोई पदार्थ बनता ही नहीं है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट और थर्ड। वे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित हैं और कौन से नहीं है। वस्त्र सिलकर कमीज बनाना, ये उत्क्रमित है। सीधी डोरी को ऐंठना, ये उत्क्रमित क्रमित है, ऐंठन खोल देंगे वापस से डोरी बन जाएगी। इडली के घोल से इडली बनाना, यह उत्क्रमित नहीं है, क्योंकि इडली बन जाएगी, हम उससे वापस से घोल नहीं बना सकते हैं। जल में चीनी घोलना, यह उत्क्रमित नहीं है। कुएं से जल निकालना, यह उत्क्रमित है। फलों का पकना उत्क्रमित नहीं है, क्योंकि एक बार फल पक गया तो हम उसे वापस से कच्चा नहीं कर सकते। इस अध्याय का एंड हुआ, जिसमें हमने पढ़ा हमारे आसपास के परिवर्तन और भौतिक और रासायनिक रूप में।